हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने पहली वाली वीडियो में देखा था हाइपर कॉन्जुगेशन ही, उसमें हमने लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन से हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं एल्कीन की भी, रेडिकल की भी और कार्बोकटायन। जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो हमारे दो यहाँ पर रेडिकल और कार्बोकटायन हैं, और एल्कीन तो ओलेफिन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, इसी तरीके से यहाँ पर हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जैसे ये हमारे पास एल्कीन है, और एल्कीन में इस तरीके से हमारे पास, अगर ये देखें, ये वाला हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके एडजेसेंट पोजीशन वाला जो हो जाएगा कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा। जैसे कि हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन को हम नंबरिंग कर देते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। इसी तरीके से यहाँ पर हम एल्कीन है, एल्कीन का एडजेसेंट पोजीशन हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा। जैसे हमने रेडिकल का एडजेसेंट पोजीशन को अल्फा बोला था, इसी तरीके से यहाँ पर एल्कीन है, एल्कीन का एडजेसेंट पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन और उसके 3 हाइड्रोजन, दैट इज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे रेडिकल में हमारा प्राइमरी रेडिकल में 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो 3 ही हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेटिव हमारे 3 हाइपर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे इस पे हाइड्रोजन है और ये हमारा एल्कीन है, तो वहाँ पर हमने देखा था रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन करा था, एडजेसेंट पोजीशन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर वो बॉन्ड बना रहा था। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है। अभी हम देखें तो कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे 2 हमारा डबल, ये इस वाले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन और एक, तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन, ताकि इसके 4 बॉन्ड मेंटेन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अदर कार्बन पर शिफ्ट कर जाती है। और किसकी फॉर्म में शिफ्ट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी, यानी कि उस कार्बन पर हमारा नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एल्कीन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, उतना ही एल्कीन हमारा स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर हम देखें 3 हमारे, जैसे ये वाला फर्स्ट हाइड्रोजन है, तो ये H+ की फॉर्म में यहाँ निकल जाता है और 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, दिस इज द फर्स्ट। अगर ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पर, तो ये हमारा सेकेंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये तो रही हमारी बात इस टाइप के एल्कीन की। यहाँ पर जब हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन था, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे एक ही एल्काइल ग्रुप है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा दें और एक एल्काइल ग्रुप लगा दें, यानी कि जितने एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे उतना ही हमारे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन बढ़ने से क्या होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट एल्कीन्स हैं और उनके पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। हमें ये देखना है कि उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा और कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 4 एल्कीन्स हैं, अगर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये एल्कीन है, और एल्कीन का एडजेसेंट पोजीशन पे जो एल्काइल ग्रुप है उसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में, इसमें हमारे पास 4 एल्काइल ग्रुप हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं, और एक एल्काइल ग्रुप के पास हमारे 3 हाइड्रोजन्स हैं। एक एल्काइल के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 4 एल्काइल के पास कितने हो जाएंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे
12 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3, जब यहाँ पर 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अगर हम देखें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर हमें अल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है तो हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इसमें पूछा है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो वही हम अपने फॉर्मूला लगाते हैं कि जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हमारा एल्कीन स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 और 3, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो दोनों में ही हमारे 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दोनों अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन इक्वल हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हम उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे इनके स्ट्रक्चर से। अगर यहाँ पर देखें तो ये सिस है, ये ट्रांस है। सिस का मतलब होता है कि 2 सेम ग्रुप, 2 सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अगर हम देखेंगे दोनों ग्रुप एल्काइल ग्रुप सेम है और दोनों ही सेम साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। लेकिन ये 2 सेम ग्रुप हमारे अपोजिट हैं, कितने अपोजिट होंगे, यानी कि अगर हम बोले 180 डिग्री पे है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा। ट्रांस के लिए हमारे अपोजिट होने चाहिए 2 सेम ग्रुप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा देती इस तरीके से, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रांस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिस और ट्रांस को बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे देखते हैं कि ये CH3 है, तो CH3 की अगर हम बात करें जो एल्काइल ग्रुप है, तो वो हमारा कैसा होता है, ये जो बन रहा है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारी sp3 है। और sp3 यानी कि स्पेस में हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से होती है कि 2 टेट्राहेड्रल होती है। सबको पता है sp3 यानी टेट्राहेड्रल होगा। तो इसमें इसके अगर स्पेस में इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन हमारे प्लेन में होते हैं, 2 हाइड्रोजन हमारे इन द प्लेन होता है, और 1 हाइड्रोजन अबव द प्लेन, 1 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। इस तरीके से हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल है। 1 हमारा बिलो द प्लेन है, यानी कि अगर आइए मैं इसको बोर्ड को प्लेन मान लूँ तो 1 हाइड्रोजन हमारा इस बोर्ड से ऊपर है, तो ये हमारा क्या है, ये जो मार्कर है ये हाइड्रोजन है सपोज ये, तो ये हमारा बोर्ड से ऊपर आ रहा है। तो ये अबव द प्लेन जो इस तरीके से है, इस वाले इस बॉन्ड को हम बोल रहे हैं अबव द प्लेन। और ये डॉटेड लाइन हमें क्या शो कर रहा है, बिलो द प्लेन। डॉटेड लाइन हमें ये जो बॉन्ड है ये है हमारा बिलो द प्लेन। तो ये स्पेस में इस तरीके से 4 एटम्स कार्बन के अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली। तो अगर हम देखें तो इसका स्पेस में काफ़ी ग्रुप स्पेस होगा, मतलब कि बॉन्ड जो बना हुआ है CH3 इस कार्बन से, तो इसका भी स्पेस होगा, इस पर भी। तो ये दोनों आपस में रिपल्शन करते हैं क्योंकि दोनों क्या है, सेम साइड है। जबकि ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स हमारे क्या हैं, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड है तो इनमें इतना रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि ये इधर की साइड है और ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो इसमें इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सिस एल्कीन से। ओके गाइज, तो यहाँ पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से समझ सकते थे अगर हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन डिफरेंट होते। जब अल्फ़ा हाइड्रोजन सेम हो जाते हैं तब वहाँ पर हम अदर कंसेप्ट अप्लाई करते। जैसे हमने यहाँ पर देखा सिस और ट्रांस में हमारा जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कि सिस के। और इसका दूसरा रीज़न भी देते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग हमारी जो ट्रांस
एल्कीन होता है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी क्लोज पैकिंग होती है, क्योंकि जो अपोजिट CH3 ग्रुप है वो हमारे एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जबकि ट्रांस एल्कीन में यहाँ पर देख सिस एल्कीन में दोनों एल्काइल ग्रुप हमारे सेम साइड है और जबकि 2 हाइड्रोजन ये सेम साइड है। तो इनकी जो अगर हम इनकी क्लोज पैकिंग करें, यानी कि क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, एटम्स को अरेंज करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं हो पाती है प्रॉपर। जो सिमेट्रिकल ऑर्डर अगर हम बोलें वो तो क्लोज पैकिंग अच्छी नहीं हो पाती, मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर फैशन में अरेंज नहीं हो पाते सिस फॉर्म में, जबकि ट्रांस में इस तरीके से पैकिंग पॉसिबल है। और जितनी अच्छी क्लोज पैकिंग होगी उतना ही हमारा कंपाउंड स्टेबल होता है। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर देखें तो ट्रांस में क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर क्लोज पैकिंग होती है और ट्रांस हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस के। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।